अच्छा चलो पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा चैप्टर है? 11th का चैप्टर है ये, सेल वाला, जिसमें ऑलमोस्ट 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 सारी चीजें जो हैं वो 9th की हैं, और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स वाली चीजें थोड़ी थोड़ी ज्यादा बढ़ के आएंगी, बाकी ऑलमोस्ट सेम चैप्टर है, पर वही नीट में है तो जरूरी है, कुछ भी करो। दूसरी चीज, ये चैप्टर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सबसे पहले ये चैप्टर क्यों कराता है? ये चैप्टर इसलिए कराता है क्योंकि ये सारे चैप्टर का बेसिस है। वही हम कहते हैं ना, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बिना सेल की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो वही वाली चीज आप चलो करते हैं, सेल सेल पढ़ते हैं, सेल के सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी जितने भी नीट में आ रखे हैं। ठीक है, तो चलो जी, पहला क्वेश्चन हमारे आगे, यही जो ऊपर स्क्रीन पे इतनी देर से बेचारा इंतजार कर रहा है, कह रहा है आ भाई आ, कितना और रुकवाएगा। चलो पहला क्वेश्चन कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल रिस्पांसिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अरे भाई कितनी बार पूछोगे, 9th में यही पूछ पूछ के तुमने दिमाग खराब कर दिया। पावर हाउस पावर हाउस पावर हाउस, कौन है पावर हाउस? पावर हाउस है हम अपना भाई माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सी। अब उसमें मैं इसलिए क्यों नहीं मार्क कर रहा, क्योंकि करना क्या, अपने को ओएमआर में आंसर देना है, अपने को उसमें क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखने का फायदा ही नहीं है अपना, तो इसलिए हम आंसर लिखेंगे अलग से, उसमें आंसर लिखेंगे ही नहीं हम। चलो जी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेलेक्ट द मिसमैच। अब मिसमैच क्या सेलेक्ट करना है, क्या चाहता है ये कह रहा है गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है जी, मान गए गैस वैक्यूल होता है ग्रीन बैक्टीरिया में। फिर कहते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल्स। वही फिर से 9th वाली घिसा पिटा सवाल, सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल कैसे बनता है, वैक्यूल 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 अभी बताऊंगा, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता था प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स, बिल्कुल ठीक बात है, यूकैरियोट्स में आते हैं प्रोटिस्ट। फिर आता है मिथानोजेंस प्रोकैरियोट्स, ये भी ठीक है, मिथानोजेंस प्रोकैरियोट्स का पार्ट है। तब गड़बड़ क्या आई, गड़बड़ ये आई कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है एनिमल्स में, बिल्कुल नहीं होता। एनिमल्स में वैक्यूल्स का सवाल ही नहीं पैदा होता, एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है। तो यहाँ लिख लो बड़ा बड़ा लाल रंग से, जैसे तुम्हारी टीचर लिख देती है रजिस्टर पे, एब्सेंट, छुट्टी ले ली भाई इसने, नहीं आ रहा वापस कभी सेल में। आएगा 2 दिन के लिए, 2 मिनट के लिए आएगा, 3 मिनट के लिए आएगा, फिर वापस घर अपने, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, स्कूल में घुसना ही नहीं, सेल में इसको घुसना ही। ठीक है, अब अगला आ जाता है, अगला क्या कहता है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। लो जी, इतनी नीट में ये दुखदाई वाली बात है, सीधी चीज पूछेगा नहीं, उल्टी पूछेगा, ये बताओ उल्टा कर लिखा। ठीक है भाई, जैसा तू चाहे, सीट दे रहा तू हमें एमबीबीएस, क्या कर सकते हैं। ठीक है, बोलता है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बिल्कुल ठीक, कोई शक वाली बात ही नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। बोलता है पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्वड इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, मोटिलिटी के लिए तो फ्लैजेला टाइप कुछ था, फ्लैजेला, ये क्या नया पिलाए और फिम्ब्रे क्या होता है, पिलाए और फिम्ब्रे फ्री होता है। मान लो ये तुम्हारा बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर ये जो निकल रहा है ये है पिलाए, ठीक है, और उसी के साथ में पास में पतला पतला छोटा छोटा फिम्ब्रे लगे होते हैं, पास में क्या पूरे सेल पे ही लगे होते हैं, दिख रहे हैं, ब्लू से दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहे तो बता देना, आगे कभी फिम्ब्रे का डिस्कशन होगा तो थोड़ा ठीक से बनाएंगे, अभी समझ आ जाना चाहिए। अब फिम्ब्रे का काम क्या होता है, फिम्ब्रे का काम होता है अटैचमेंट का, अटैचमेंट वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट ऑन द रॉक। फिम्ब्रे उसकी तशरीफ बन के पत्थर के ऊपर टिकता है, बैठता है। पिलाई क्या करता है, पिलाई उसकी प्यास बुझाता है, इन कॉन्जुगेशन, इज यूजफुल इन कॉन्जुगेशन। तो दोनों में से कोई भी मोटिलिटी का तो काम करते ही नहीं। ठीक है, अब दिख रहा है ना सब, अगर स्क्रीन पे कुछ ना आ रहा हो या कुछ मिट रहा हो तो बता देना कमेंट करके, ताकि पता चल जाए और अगली बार वो चीज फिर से रिपीट ना हो। ठीक है,
चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो फिर इसका आंसर क्या था, इसका आंसर भी तो लिखना पड़ेगा सीधा, वो वहां ज्ञान नहीं वॉमिट करना ना, वहां बताना नहीं है हमको क्या आता है, वहां ये बताना है नीट में कि तुम क्या सही करके आ रहे हो, कौन कौन सा सवाल ठीक करके आ रहे हो। तो ठीक आंसर इसका यही है बी, क्योंकि मिसमैच या रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दो या कुछ मर्जी बोल दो, वो आंसर तो बी ही है, गलत तो बी ही लिखा है उसमें, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होती, ये भी बिल्कुल ठीक लाइन है। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, सबसे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा ही है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। फिर से वही 9th का सवाल, मतलब कितना मर्जी कर लो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बोल दो कि हाँ 9 से कुछ नहीं आ रहा। नीट तक में ये लोग 9 का सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है जी, हम बता भी देंगे, अब जब एमबीबीएस की सीट इससे मिलेगी तो और कोई चारा नहीं है ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्ट किसको करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं सेल और सेल के ऑर्गेनल्स को। मान लो कोई बॉडी में एक ऐसा सेल है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो दूसरे सेल की फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग को हैम्पर कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो सेल क्या करता है, सेल अपने आप को या अपने आसपास के सेल्स को और उनके सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम के पास ही ऐसे वो हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। और दिस इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग, सुसाइड बैग भी कहते हैं इसको। तो बेचारा ऐसा लगता है जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के दुख में सुसाइड करना। खैर चलो, इट इज वेरी रॉन्ग, सोशली इट इज वेरी रॉन्ग, वैसा करना मत, बताना पड़ता है ना टाइम टू टाइम, क्या पता कोई ऐसा महान निकले हमारे ही चैनल में कि हाँ जी कल को खबर मिल रही है न्यूज़पेपर में ऐसा भी हुआ था तो मैंने ये किया। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है भाई, सेमी ऑटोनॉमस है, वो बोलता है सेमी ऑटोनॉमस है, एनसीईआरटी की किताब बोलती है। फिर वो बात करता है फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स। ऑब्वियसली जब माइटोकॉन्ड्रिया खुद ऑर्गेनेल है तो वो खुद अपना बाइनरी फिजन करेगा, तो सेमी ऑटोनॉमस ठीक बात है, डिवाइड करता है, खुद डिवाइड करता है। उसके बाद वो बोला कि क्या लिखा है उसने, हाँ देखे जरा, उसने लिखा प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनेल, मतलब बाइनरी फिजन से, ये भी ठीक बात है। उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है दे कंटेन डीएनए, हाँ जी जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, बाइनरी फिजन भी करता है, ऑटो सेमी ऑटोनॉमस भी है, बट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं है। ये क्या भाई, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी तो होगी ना, राइबोसोम तो प्रेजेंट है ना, राइबोसोम ही तो है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये प्रेजेंट है। तो अब ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑप्शन क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए सेज स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। चलो जी हाँ, हमको ये ठीक लग रहा है, पर क्या पता आगे कुछ और पे चढ़ा रखा हो, पूरा पढ़ेंगे। ऑप्शन बी सेज बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ना सेमी ऑटोनॉमस तो है, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी सेज बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, नहीं ए एंड सी करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी राइबोसोम्स तो है, राइबोसोम्स उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे, जब तुम बनाओगे माइटोकॉन्ड्रिया का सेल तो आईएमएस इंटर मेम्ब्रेन, क्या आईएमएस क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में, सॉरी आईएमएस नहीं, मैट्रिक्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इवन आईएमएस में भी होते हैं थोड़े बहुत, पर मैट्रिक्स में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद डी स्टेटमेंट डी सेज बी इज ट्रू, स्टेटमेंट बी ट्रू, ना बी तो फॉल्स है ही है, ए फॉल्स, इसने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया उल्टा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर यहां लिख देते हैं साइड में, A is true, B is false, ऑप्शन A is correct। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई, माइक्रोट्यूबुल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, ये तो सीधा सीधा सा सवाल है, कोई इसमें वो चिकचिकबाजी है ही नहीं। माइक्रोट्यूबुल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया, सीधा सीधा लिख दो इसके लिए, तो ऑप्शन डी ही मैं लिख के चलूंगा। क्वेश्चन 6 ऑप्शन डी क्या है, स्पिंडल फाइबर,
सेंट्रियोल, और क्या लिखा था इसने, सीलिया। मैंने शायद कुछ और बोला था, चलो जो भी बोला था लीव इट। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन कट, क्वेश्चन से ज्यादा अगला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो क्वेश्चन तुम लोग देख रहे हो वो बता देना कि वो कटे ना, और अगर कट रहा है तो वो भी बता देना। खैर बात तो सेम ही, मैं फालतू क्यों इतना बोल रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following cell organelles is enclosed by single membrane? Single membrane. लाइसोसोम्स किसका पार्ट था? लाइसोसोम्स, ये एक चीज अब 11th की आएगी थोड़ी सी। ठीक है, क्वेश्चन को अगर चाहो तो सीधा 9th के बेसिस पे कर सकते हो, पर एक छोटी सी चीज मैं 11th की जरूर बताऊंगा। लाइसोसोम्स आर द पार्ट ऑफ, लाइसोसोम्स आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है भाई? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर आता है, उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्गी अपरेटस आता है, उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लाइसोसोम्स आते हैं, और उसके बाद आते हैं, क्या आते हैं भाई? एक चीज रह गई, बताओ बताओ बताओ, वैक्यूल आते हैं। ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, और इन सब के पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? लाइसोसोम है अपने पास इधर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, करेक्ट ऑप्शन लाइसोसोम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन। बाकी न्यूक्लियस के पास इनर मेम्ब्रेन भी होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी दोनों मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 1 में क्या है? कॉलम 1 थैलाकॉइड। अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन है, चलो कॉलम 1 थैलाकॉइड, और उसके आगे लिखा डिस्क शेप सैक्ड। अच्छा ये क्वेश्चन एक सेकंड के लिए तुम सारे तसल्ली से पढ़ो। ये आई क्रिस्टे और सिस्टर ने। क्रिस्टे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का जब आप डायग्राम बनाओगे तो उसके अंदर वाला जो ये है उसमें ऐसे करके बने होते हैं, फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है। ये यहाँ से क्लोज नहीं है, ये मैंने ऐसे बनाया है, पर जो ठीक वाला है वो ये है सर्कल, उसके बाद यहां से ये अंदर को जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले जो अंदर को जा रहे हैं, दीज आर नोन एज क्रिस्टे। ठीक है, एक तो ये जब सी को ओ बना देता है, महान, दीज आर क्रिस्टे। अच्छा चलो छोड़ो, अब आगे छोड़ो, नहीं इंपॉर्टेंट है वैसे। क्रिस्टे और सिस्टरने में कई बार कंफ्यूजन होता है। सिस्टरने क्या होता है? सिस्टरने गोल्गी अपरेटस का होता है, ईआर का होता है, जो ऐसे 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 करके बने होते हैं ना, ये दीज आर नोन एज सिस्टरने। ठीक है, अब चलो जी, सिस्टरने, एक चीज तो इससे क्लियर हो गई कि सिस्टरने कहाँ थे, कहाँ थे सिस्टरने? बताओ 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 जल्दी बताओ। सिस्टरने है ईआर में। अब इसने ऑप्शंस में क्या दे रहा? अब ये रहा क्रिस्टे का ऑप्शन आ गया, एनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो बी का 4, बी का 4, ये रहा जी बी का 4। उसके बाद थैलाकॉइड, थैलाकॉइड स्ट्रोमा, बिल्कुल ठीक बात। कैसा होता है स्ट्रोमा में? स्ट्रोमा में ऐसा करके बना रहेगा, और उसके ऊपर ये ग्राना है, ये ग्राना है, ये ग्राना है, ग्राना 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 मिला के थैलाकॉइड। ठीक है, चलो जी, ओके ओके। उसके बाद बी, बी सॉरी सी, सी का ऑप्शन बोल रहा है वो बी, सी का भी तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब अपन सीधे उस पे मुद्दे की बात पे आते हैं, करेक्ट ऑप्शन देखने की। ए में हमने सबसे पहले क्रिस्टे की बात की थी, क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में
क्रिस्टे को ए में उसने बोला था डिस्क शेप ऐसा है ही नहीं। उसके बाद बी में उसने बोला था, ऑप्शन सी में बी का जो मैचिंग में उसने दिया था फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वो भी नहीं है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई ठीक हो सकता है। ए और सी तो बिल्कुल ही गलत है। अब आ जाते हैं, उसके बाद आपने सी की बात की। सी को उसने बोला, सी क्या है? सी था सिस्टरने के लिए उसने बोला कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का कंडेंस स्ट्रक्चर तो भैया क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन कैसा होता है? क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर हैं, ये सारे जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? डी का बोलो 2, सी का बोलो 1 वही सिस्टर ने अभी बताया, डिस्क शेप सैक इन गोल्जी अपरेटस। बी का अभी बोला था इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ए क्या है? थैलाकॉइड का भी ऊपर ये यही बना हुआ है थैलाकॉइड का डायग्राम। थैलाकॉइड कहाँ प्रेजेंट है? थैलाकॉइड फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है भाई? स्ट्रोमा उसमें था ना क्लोरोप्लास्ट में, तो वहां पे प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा अभी बताना जरा, क्वेश्चन कटे ना जरा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना? बोलो भाई, बोलो, कमेंट करो जरा। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है। Which of the following structures is not found in prokaryotic cell? ओके, अब स्ट्रक्चर का नाम क्या दे रखा है? मीजोजोम नाम दिया। मीजोजोम तो है ही है। मीजोजोम क्या करता है? मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम बनाते थे, उसमें ऐसे करके साइड में जो था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था पूरा। ठीक है, इसके बाहर सेल वॉल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, वो सब तो है ही है। ठीक है, पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है, इसका यहाँ पे मीजोजोम उसकी मॉडिफिकेशन है। और ये काम क्या करता है? ये सेल रेस्पिरेशन में और बाइनरी फिजन में हेल्प करता है। तो ये है। फिर उसके बाद उसने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बिल्कुल सेम होती है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलर होती है, सेम नहीं बोलोगे, सिमिलर होती है, कोई खास फर्क नहीं है। उसके बाद वो बोलता है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप कैसे होगा भाई? न्यूक्लियर एनवेलप का तो सवाल ही नहीं होता। न्यूक्लियर एनवेलप तो एनक्लोज्ड है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट होता है? उसका तो नेकेड न्यूक्लिया होता है। न्यूक्लिया इज नेकेड। और लास्ट में उसने बोला राइबोसोम, तो राइबोसोम है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आंसर इज सी। ओहो, सी। ठीक है, सी इज करेक्ट। चलो एक सेकेंड, अब रुको जरा। हाँ, एक छोटा सा लैग आ गया था। ठीक है, अब चलो उसको आगे वापस कंटिन्यू करते हैं। तो अब आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन आर। 2015 का क्वेश्चन है। ये भी काफी हद तक 9-10th के सिलेबस पे ही बेस्ड है। पढ़ो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मेम्ब्रेन है या नहीं है? है, बिल्कुल है। विद मेम्ब्रेन बोला उसने। राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस है, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, न्यूक्लियाई के पास तो दो मेम्ब्रेन है, राइबोसोम के पास एक भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों के पास मेम्ब्रेन है। पर फिर भी आगे एक बार पढ़ो, इधर भी राइबोसोम आ गया और इसमें भी राइबोसोम आ गया, तो राइबोसोम वाले ऑप्शंस जो हैं वो तो सीधा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हुआ बी। और भाई अभी हमने बात की थी लाइसोसोम्स, गोल्जी अपरेटस दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो उनके पास तो मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। लो भाई, अभी इतना पीछे कहानी कराई और तुमने फिर से वही सेम सवाल उठा के दे दिया। 2015 में बच्चे ने या तो 5 + 5 10 मार्क का छोड़ के आएगा, या गलत करके आएगा, ठीक है, नेगेटिव करा के आएगा, या वो सीधा तुमसे 8 नंबर लेके जाएगा। क्या बेवकूफ हो यार तुम लोग। लिखो ना सीधा सीधा राइबोसोम आंसर है। आंसर क्यों नहीं बता दिया तुमने वहां? राइबोसोम। तो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। ठीक है, जरा सा भी कहीं कुछ छिप रहा हो, ना दिख रहा हो तो बता देना। ठीक है, बाकी पूरी कोशिश रहेगी कि परफेक्ट चले सब, पर कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो भाई पूरी कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की।
अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12, 13 एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो ये 2015 में जो एक कैंसिल हुआ था पेपर, ये उसका है। तो क्या कहता है भाई, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस की अभी हमने बात की थी, न्यूक्लियस में डीएनए नहीं होगा तो फिर क्या फायदा डीएनए का। तो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने बात की थी, अभी एक क्वेश्चन पहले आया था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वाला, तो इनके पास भी डीएनए प्रेजेंट है। ये दोनों तो सेमी ऑटोनॉमस है, इसलिए इनके पास डीएनए, ठीक है। चलो जी, इन सब के पास तो डीएनए है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, है, ठीक है। तो फिर है किसके पास नहीं, राइबोसोम्स के पास डीएनए नहीं। राइबोसोम्स हैव, राइबोसोम्स डू नॉट हैव, रादर राइबोसोम्स डू नॉट हैव डीएनए। तो आंसर इज डी, डी, ठीक है, डी। इधर लिख दो, राइबोसोम्स डू नॉट हैव डीएनए। भाई अपना मेम्ब्रेन तो है नहीं, डीएनए रख के क्या झंडा गाड़ेगा ये, कोई फायदा नहीं है इसके पास अगर डीएनए हो भी जाए तो, ठीक है। चलो अगला करते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज ए डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवेलप इज ए डेरिवेटिव ऑफ आरईआर, एससीआर, माइक्रोट्यूब्यूल्स और मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बताओ भाई कौन सा किसका डेरिवेटिव है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, सीधा सीधा इसका जवाब लिख दो। हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या सोचा फिर, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, आरईआर, एससीआर, क्या और क्या 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 ऑप्शंस में देखे तो जरा, आरईआर, एससीआर, गोल्जी, मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो कुछ काम ही नहीं करता है इसमें, और माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका आंसर है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बी लिख देना वहां ओएमआर में, मतलब लिखना नहीं है, मार्क करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, that structures that are formed by the stacking of organized flattened membranous sac in the chloroplast। अब भी बताया है भाई, अब भी बताया क्या होता है, structures that are formed by, चलो ठीक है जी। थैलाकॉइड जो थे, एक सेकंड यार रुको जरा, हाँ ठीक है, जो थैलाकॉइड थे वो हाँ, तो जो थैलाकॉइड थे वो ऐसे थे, गोले 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 गोले, और इन सबको मिला के क्या बोल रहे थे हम, ग्राना। और ये सारे थे क्या, ये सारे मतलब ये इंडिविजुअली थे थैलाकॉइड। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्राने, ग्राना, ग्राने बोल रहा हूँ मैं भी, क्या है एक तो ना, जो हिंदी इंग्लिश वाले आदमी के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश के शब्द को वो हिंदी बना देता और हिंदी शब्दों को इंग्लिश कर देता। चलो छोड़ो, फिर आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, आरईआर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, आरईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, एससीआर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फो, अरे कहाँ चला गया यार ये, हाँ एसईआर, क्या फिर से पढ़ लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग, करेक्ट कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कराता नहीं, आरईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड नहीं, स्मूथ आरईआर, स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड कराता है, बिल्कुल ठीक, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड कौन कराता है, एसईआर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यार ये सारे पेन के कलर इतने खराब खराब हो गए ना, जरा इनको बदले, थोड़े सुंदर सुंदर कलर लाए थे। हाँ चलो अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला कहते हैं क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। अब ये सारे देखना, ये सारे क्या है, इधर देखो,
जो मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक, फिर इधर आ जाओ सब मेटा, ये दोनों समझो पहले, सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद मैं एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक बताता हूँ वो क्या। मेटासेंट्रिक में तो सारा एक साथ ही रहता है, ठीक है। अभी ये इसमें बड़ा लग रहा है, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैं डिफरेंट बता रहा हूँ फर्क क्या है। ये देखो, ये दोनों जो हैं, ये सेंट्रोमियर आ गया, ये और ये बराबर है, ठीक है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। बाकी जो है उनमें इक्वल मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल, बाकियों में ये इक्वल नहीं है। अब जैसे ये है, ये बनाया, ये कर दिया, एक सेकंड, ये बनाया, ये अब एक साइड तो हो जाएगी बड़ी, ठीक है, ये और यहाँ पे इतना बड़ा, यहाँ पे इतना बड़ा, तो यहाँ पे जब आएगा वो, तो ये हो गया सब मेटा, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर कहीं, सब मेटा। अब एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक में ये देखो, एक्रोसेंट्रिक, और इधर लिख देता हूं टीलोसेंट्रिक, ये पता होना चाहिए। टीलोसेंट्रिक में तो ऐसे ही, मतलब ऐसा लगता है जैसे गायब हो, आई शेप, ये होता है एल शेप, ठीक है। ये इधर आ जा, ये बना एक और ये बना एक, ये बना एक और ये बना एक, है जरूर, पर सेंटर कहीं कहीं यहाँ होना चाहिए था, इस वाली लाइन पे, रेड वाली लाइन बना देता हूँ, ये इधर कहीं होना चाहिए था, और सेंटर से बहुत दूर है, बहुत दूर, ठीक है। तो ये वाली बात है सीधी सी। तो इसका आंसर क्या है? द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। अब अगर बोल दे नियर द सेंटर तो आ जाता मेटासेंट्रिक, ऊपर वाला, ठीक है, नियर द सेंटर होता तो मेटासेंट्रिक आ जाता, पर इसने बोला नियर वन एंड। तो अगर ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और तुम सेंट्रोमियर जो इधर होना चाहिए था उसको इधर कर दोगे, तो वो कैसा दिखेगा? वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये लंबे लंबे इधर गोले गोले से, गोले नहीं कहोगे, रॉड सी होगी, और ये ऊपर को एक तरफ में आ गया, तो ये टीलोसेंट्रिक इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर इज टीलोसेंट्रिक। अच्छा, क्या करेक्ट आंसर? एक मिनट, देखो उसने बोला क्या, ये मुझसे भी अभी मिस होने वाला था। उसने बोला क्या? उसने बोला क्लोज टू वन एंड। अब ये यही तो है, ये तुमसे मजे ले लेते हैं, ये क्लोज टू वन एंड, ये एक सेकंड, उसने बोला क्लोज टू वन एंड, क्लोज, नॉट एट तो बोला ही नहीं उसने, क्लोज मतलब ऐसे अगर जो होना चाहिए था, ये वाला बनना चाहिए था, तो आप उसको यहां कहीं बना दो, सेंटर से दूर रखो, पर आप उसको एंड पे भी इधर भी मत लेके जाओ। तो इसमें छोटे छोटे चुन्ने से ये बनेंगे, और बड़े बड़े ये बनेंगे, ठीक है। ऊपर वालों को थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। लो अब देखो जरा, अरे यार, हाँ अब देख लो जरा, ये आ गया सेंट्रोमियर, यहां से छोटे, ये होगा एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। क्यों एक्रोसेंट्रिक? क्योंकि क्लोज है, नॉट एट, क्लोज टू, तो सेंटर से दूर और एंड के पास, एंड पर नहीं, एंड के पास, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ऊपर हम लिख देते हैं आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। चलो जी, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? which one of the following is not inclusion body found in prokaryotes। ठीक है जी, इंक्लूजन बॉडी, सारे ग्रेन्यूल जो होते हैं वो इंक्लूजन बॉडी होती है। तो ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन का ग्रेन्यूल इंक्लूजन बॉडी हो गई, फॉस्फेट ग्रेन्यूल इंक्लूजन बॉडी हो गई, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल भी इंक्लूजन बॉडी हो गई। तो ये क्या है भाई? पॉलीसोम में क्या होता है? पॉलीसोम में मान लो एक एमआरएनए है, ये लो, ये एक एमआरएनए है, ठीक है। अब इस पे जब कई सारे
राइबोसोम गोले गोले ऐसे 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 करके आ जाते हैं, मल्टीपल राइबोसोम। एमआरएनए के ऊपर कई सारे राइबोसोम आ गए। ये एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, और ये वाले जो हैं ये राइबोसोम्स हैं। तो ये हो जाता है पॉलीसोम, इसको बोलते हैं हम पॉलीसोम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है फिर से उसने नॉट, तो नॉट वाले में आ जाएगा पॉलीसोम। ठीक है, आंसर क्या हुआ बी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स having a diameter of 6 nanometer is made up of a single type of monomer। एक सेकंड, इसको जरा बड़ा करो, रुको यार, बड़ा करता हूँ, बड़ा 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 हो जाए जल्दी से। ये लो जी। हाँ तो माइक्रो क्या, हाँ तो यही कह रहे थे हम, हाँ बड़ा हो गया ना आप, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या है, क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन कहता है द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग a diameter of 6 nanometer made up of a single type of monomer। सिंगल टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, और उसने बोला इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, ये तो हो गए आपके साइटोस्केलेटल एलिमेंट, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, स्केलेटल एलिमेंट्स। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनका तो आता है करीब करीब 24 नैनोमीटर, और ये हो जाते हैं करीब जो आपके माइक्रोफिलामेंट्स है, माइक्रोफिलामेंट्स हो जाते हैं करीब 6 to 10 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक जवाब हुआ। So microfilaments are the solid linear cytoskeletal elements having a diameter of 6 nanometer and are made up of a single type of monomer। ठीक है, now osmotic expansion of a cell kept in, अच्छा वैक्यूल बड़ा होता है, वैक्यूल बड़ा होता है, इसका करेक्ट आंसर इज बी, वैक्यूल। हाइपरटोनिक, देखो ये वाला जो है इसमें देखना जरा, इसमें वैक्यूल बड़ा होगा, वैक्यूल के अंदर पहली प्लांट सेल है, या वैक्यूल करता क्या, वैक्यूल का काम ही स्टोरेज है भाई, ये रहा। हाँ तो वैक्यूल लिया। अब आपने अगर एक बीकर लिया, उसमें आपने प्लांट सेल या कोई भी सेल डाला, मान लो ये ग्रीन ग्रीन कलर से बनाते हैं सेल ताकि अलग से पता चले। ठीक है, ये आपने सेल बनाया एक। अब ये वाला जो सेल है इसके अंदर सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज्यादा है। ठीक है, और बाहर क्या है, सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट इज मोर। तो सॉल्यूशन कैसा हुआ ये, अब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के टाइम पे क्या होता है भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के टाइम पे होता है एंडोस्मोसिस, 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 फालतू वो आ गया बीच में, मोसिस। एंडोस्मोसिस में सेल स्वेल हो जाता है, सेल स्वेल्स, सेल स्वेल्स, फूल जाएगा, टर्चिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, वैक्यूल। यहां लिख देते हैं बड़ा बड़ा बी, वैक्यूल, बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं ऐसा 20-20 क्वेश्चन का ही एक करके चलते हैं, वो बड़ा सही रहेगा। 20 या 25 क्वेश्चन कर लेंगे अगली बार, पर ये 20-25 क्वेश्चन करने का जो हिसाब है ना वो बड़ा अच्छा है कि 40-50 मिनट में अगर इतने क्वेश्चन हो रहे हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो बहुत सही है। ठीक है, तो चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 पे थे, हमने मतलब हमारा ये 20th क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं, हमारा ये 19th क्वेश्चन था, अब हम 20th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या मैच करना है भाई, चलो आ जाओ इस तरफ, आ जाओ इधर को दे रखा है उसने। 25 क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। आज के लिए मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन बहुत होंगे। ठीक है, वो कहता है, अच्छा ये सारे दिख रहे हैं ना, कहीं कुछ कटे पटे ना, मुझे ये बता देना जरा एक बार।
हाँ ठीक है, चलो मैंने भी खुद भी चेक कर लिया। परफेक्ट। तो सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल के साथ ये क्रिस्टे, देखो क्रिस्टे फिर से आ गया, तो क्रिस्टे का तो पक्का है, वन ऑप्शन हो गई। इधर मैं लिख देता हूं। अब हम एक बार खुद मैचिंग कर लेते हैं, ठीक है? तो ए बी सी डी 1 2 3 4 उसने ऐसे करके दे रखा है ना, हम भी ऐसे ही लेके चलेंगे। ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है? पहला क्या बोलता है? पहला बोलता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है भाई? देखो ऑप्शंस पढ़ो पहले सारे। एनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, थैलाकॉइड, न्यूक्लिक एसिड, बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला, ठीक है? उसके बाद वो बोलता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? अब सारे ऑप्शंस पढ़ो। एनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे बार-बार अगर सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो भी ठीक है। तो होगा क्या बेसिकली, जितना भी अटके होगे ना बीच बीच में कि हाँ ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, सारा समझ में आ जाएगा एक चीज को अगर बार बार पढ़ोगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि अगर उस, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आता है कि तुमने पढ़ा और तुम उसको एक बार में समझ लिया, 3-4 बार अगर उसको पढ़ लिया वहीं बैठे बैठे जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, तो क्वेश्चन ना हो। तो सेंट्रियोल, फिर लिखा है इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, थैलाकॉइड, न्यूक्लिक एसिड, बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया, ठीक है? अब ये हो सकता है क्योंकि हमने ये पढ़ा फ्लैजिला और सीलिया के बारे में। बाकी और बाकियों के साथ देखते हैं कि एप्रोप्रिएट कोई और बैठता है कि नहीं बैठता, ठीक है जी? वो बोलता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल थैलाकॉइड आता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं इसके साथ, तो बाकी तो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो कोई शक बनता ही नहीं, कोई डाउट है ही नहीं उसमें। फिर क्रिस्टे, अभी 2 क्वेश्चन पहले, 3 मतलब 2-4 जितने भी क्वेश्चन पहले किया था, तो भी उसमें एनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपने क्रिस्टे ही लिखा था। राइबोजाइम्स के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, न्यूक्लिक एसिड। लगाओ भाई जल्दी से लगाओ, देखो अब क्या क्या किया था। वापस मैचिंग में आ जाते हैं, अलग डिफरेंट कलर का पेन उठाते हैं। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है जी, आ गया। उसके बाद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए उसने बोला थैलाकॉइड, बिल्कुल थैलाकॉइड, ये रहा इधर थैलाकॉइड था। उसके बाद उसने बोला क्रिस्टे एनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसने बोला डी, ये रहा 3। आप देखो ऑप्शन क्या बैठता है, A4 B2 फिर C1 और D3, है कोई ऐसा ऑप्शन? देखो भाई देखो जल्दी देखो। A4, लो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर जो है मैचिंग का वो ए वाला ठीक है। चलो अब अगला करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है? पढ़ो भाई, ये थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं ताकि अगला क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना करे बीच में। अब दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन पूरा दिख रहा है या कट रहा है थोड़ा साइड से? लो अब हो गया ठीक, अब हो गया ठीक, ठीक है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, मतलब एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल। एनर्जी का तो कोई रोल है ही नहीं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ। फिर आता है पोस्ट, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स करा सकता है भाई। आगे बढ़ते हैं। ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू केमिकल एनर्जी, ये काम तो भैया क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट करते हैं, इसमें तो आ ही नहीं सकता, क्या मतलब फालतू ऑप्शन है। फिर बोलता है डी, इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का भी कोई रिलेशन नहीं है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 आ रहा है ना नजर अच्छे से? ये रहा ऑप्शन ए बी, बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये बनाता है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और क्या करता है ये? ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सिर्फ लिपिड का नहीं प्रोटीन का भी कराता, तो वो भी ध्यान में रखना, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है जी? चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 22 देखते हैं। 22, व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर करेक्टली मैचेस इट्स विद इट्स फंक्शन? बनाया गया उसने, देखो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि उसने बनाया गया है। उसने फिगर में बनाया है ER। अब ER जो बनाया है उसने, वो RER है, रफ है या स्मूथ है? भैया वो रफ है, ठीक है? वो रफ है। क्यों रफ है?
छोटे छोटे डॉट 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 ये उसने बनाया, उसके ऊपर चलो ये थोड़ा डायग्राम गंदा सा बना, साफ डायग्राम बना, ये देखो ये आया, ये देखो ये उसने साइड में छोटे छोटे डॉट दिखा रखे हैं, तो डॉट 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 ये जो है साइड में छोटे छोटे गोले गोले गोले, ये बिंदिया काय की है भाई, ये बिंदिया राइबोसोम की है, आर यार के ऊपर राइबोसोम ही तो होता है, वही तो उसको रफ बनाता है। तो ठीक है, पहली बात तो ये हो गया आरईआर, आरईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, और उसके बाद आरईआर उसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, वो तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है, गोल्गी ऑपरेटस का काम है, उसमें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ कर ही नहीं सकता। प्रोटीन सिंथेसिस जरूर करा सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर कैसे करेगा, आरईआर के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम्स की ही तो वजह से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, और क्या कारण है भाई प्रोटीन सिंथेसिस का, राइबोसोम्स है। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं, दो तीन क्वेश्चन बचे अब, ये 23 24 एक साथ देखते हैं क्या है भाई 23 24 में। ए मेजर साइट ऑफ लिपिड इज, अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड सिंथेसिस कहां होता है, एसईआर में होता है, आरईआर में होता है, सिम्प्लास्ट में होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वहां लिपिड सिंथेसाइज करेगा तो वो अपना पूरे सेल को क्या संभालेगा, वो लिपिड ही सिंथेसाइज करता रह जाएगा, ठीक है। सिम्प्लास्ट का भी मतलब नहीं बनता। आरईआर अभी हमने देखा है प्रोटीन सिंथेसिस में काम है आरईआर का, आरईआर का प्रोटीन सिंथेसिस में काम है, लिपिड सिंथेसिस होता है एसईआर में, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस किया जाता है। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी अलग कलर से लिख देता हूं, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर एक और देख लो, ये रे भाई आ गए, अरे ठीक है। टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, अभी हमने जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था तब ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में मैंने एक वर्ड बोला था, ग्लाइकोकैलिक्स क्या था, अब देखते हैं। अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ना सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ना, सेल वॉल अगर हो गया तो फिर सेल वॉल ही बोलते हैं भाई, जरूरी है एक नया नाम देना है ग्लाइकोकैलिक्स का। बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर्ड इन द प्रोसेस एंड ग्लाइकोसाइडेड, क्या यार सीधी सीधी बात है, उसको कितना कॉम्प्लेक्स कर दोगे तुम, ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखता है वो अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, अ लेयर सराउंडिंग, होता क्या है सेल अगर इतना सा है तो सेल के अंदर भी एक बना हुआ है, ये बन गया उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब हम मीसोसोम्स वाले क्वेश्चन में आए थे, और यहाँ पे बाहर करके, बाहर जो था थिक ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट था, ये वाला क्या है, दिस इज थिक ग्लाइकोकैलिक्स, अगर ये थिक है तो ये कैप्सूल बनाता है, अगर ये थिन है तो ये स्लाइम लेयर बनाता है, चिपचिपा बनाता है। और ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है, डेसिकेशन प्रिवेंट करता है, सेल को सूखने से बचाता है, इधर लिख देता हूं प्रिवेंट्स डेसिकेशन, प्रिवेंट्स प्रेजेंस लिखते हैं भगवान, प्रिवेंट्स डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब सूखने से बचाता है, सूखने से, हिंदी में भी याद रख लेना, सूखने से बचाता है, ठीक है। तो व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स इज अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल इन बैक्टीरिया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी डी डी, कौन सा ऑप्शन, डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो अब आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कंटेन फूड स्टोरिंग मटेरियल, अब एक बार मुझे ये बताइए क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है, ये ऊपर ऊपर का आ रहा है, थोड़ा करो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब आया ठीक, हाँ अब आ गया ठीक, बोर्ड खोले जरा, बोर्ड 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 बोर्ड, ये रहा, अरे ये रहा। चलो 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 चलो, ठीक है। अब देखो
क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल? देखो भाई, हाँ तो देखो भाई क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कंटेन स्टोर्ड, डज नॉट, फिर से वही उसी चीज में घुमाता पुरानी तरह, नॉट, इज, ये यही जो है ना फालतू के ड्रामे जो है। चलो जी, नॉट, नॉट लिख लो बड़ा बड़ा पहले तो, नॉट अंडरलाइन कर लो इसको। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट में तो कैरोटेनॉइड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में तो ये तो रेड येलो टाइप होता है, रेड येलो इन कलर। तो पहला ऑप्शन ही उसने ऐसा बोल दिया जिस जो कलर्ड प्लास्टिड है, जिसमें स्टोर नहीं होता। स्टोर किसमें होता है? स्टोर होता है इलियोप्लास्ट में, एल्यूरोप्लास्ट में और अमाइलोप्लास्ट में। अब देखते हैं क्या क्या स्टोर होता है। ऑप्शन, चलो इसका पहले आंसर बता देता हूं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ये लिख लो ए। क्रोमोप्लास्ट में कुछ भी स्टोर नहीं होता। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है? तो इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, अब इनको याद रखने का सिंपल सा फंडा, छोटा तरीका, कोई ज्यादा अपने को मेहनत नहीं करनी। बायोमोलिक्यूल्स जब हम कर रहे थे, तब जब हम करते थे, मतलब अभी तो मैंने नहीं किया बायोमोलिक्यूल्स, अभी इस पे डिस्कशन नहीं किया बायोमोलिक्यूल्स पे। जब हमने बायोमोलिक्यूल्स करा था केमिस्ट्री में भी और उसमें बायो में भी, तो उसमें हमने अमाइलोज पढ़ा था। अमाइलोज, अमाइलोज क्या था भाई? स्टार्च का एक पार्ट था। तो इट स्टोर्स, या इस ग्रीन डैश का मतलब यही है, स्टोर्स, ठीक है, स्टोर्स, स्टोर्स व्हाट? अमाइलोज किसका पार्ट है? स्टार्च, तो इट स्टोर्स स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन, प्रोटीन। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, ये तो याद हो ही जाता है, ये तो ऑयल स्टोर करता है, ऑयल, ऑयल स्लैश फैट्स भी बोल सकते हो, ऑयल और फैट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास का, आज क्लास नहीं है, आज के क्वेश्चन सेशन का एंड यही करते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय, और जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आगे के 25 क्वेश्चन करेंगे, और अगर आगे के 25 क्वेश्चन नहीं करते तो कोई और चैप्टर उठाएंगे, कुछ भी करेंगे, पर टाइम को थोड़ा प्रोडक्टिव और बनाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे अपनी। एंड डू लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शेयर करोगे तो किसी का भला होगा। लाइक करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ। कमेंट करने का पर्पस सिर्फ छोटा सा है, कोई ऐसा लगे कि हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया, या कोई ऐसा डाउट आ गया कि इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, कुछ और हो सकता है, तो उसके लिए कमेंट जरूर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करना और बताना कि गुड और बैड और एनीथिंग, मतलब जो भी तुम्हें कमेंट ठीक लगे, इसको छोड़ो, जो तुम्हें कमेंट ठीक लगे वो बताना। शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना कि हाँ एक नई शुरुआत की है, कैसा लगेगा, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। बाकी यही है, लाइक शेयर कमेंट। लास्ट में, अगली वीडियो के लास्ट में भी यही बोलूंगा, हर वीडियो के लास्ट में यही बोलूंगा, ये चीज उसमें कांस्टेंट रहेगी। चैप्टर बदल जाएंगे, क्वेश्चन बदल जाएंगे, लाइक शेयर कमेंट सेम रहेगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।